So, welcome back, Mavericks, to this next episode. In this episode, we will discuss about exogenic processes. अभी तक हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एंडोजेनिक प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए हैं. अगर हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस को सब डिवाइड करें तो उसमें हमने देखा था प्रीवियस एपिसोड्स में कि दो तरह की मूवमेंट होगी, सडन और स्लो. सडन में क्या होगा? अर्थक्वेक और वोल्केनो. और स्लो में डायस्ट्रोफिज्म. और डायस्ट्रोफिज्म को भी हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एपिरियोजेनिक और ओरोजेनिक. ओरोजेनिक आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड एपिरियोजेनिक प्रोसेसेस आर द रीजन फॉर द upliftment of Deccan Plateau. Today we will discuss about the exogenic processes, in which we discuss weathering and erosion. So exogenic processes. Exogenic processes are natural activities that happen on the Earth's surface, like weathering, erosion, and deposition. They get their energy mainly from two sources. पिछले जितने भी 7-8 एपिसोड्स हैं उसमें हमने डिस्कस किया एंडोजेनिक प्रोसेसेस. उसमें हमने जाना कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं. उन प्रोसेसेस से हमने अर्थ का इंटीरियर जाना. हमने पता किया कि अर्थ की कैसे कैसे लेयर्स हैं, और उससे हमें पता लगा कि कैसे हमारे माउंटेन्स फॉर्म हुए, डीप ट्रेंचेस फॉर्म हुई, मिड ओशियानिक रिजेस फॉर्म हुई, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें एंडोजेनिक प्रोसेसेस से पता लगी. एंडोजेनिक प्रोसेसेस मीन्स विच अक्कर इनसाइड द अर्थ, एंड एक्सोजेनिक विच अक्कर सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस है उसका एनर्जी का सोर्स है अर्थ का कोर. वैसे ही एक्सोजेनिक्स जो प्रोसेसेस है उसके मेनली दो सोर्सेज हैं एनर्जी के. फर्स्ट इज सन. द सन हीट्स द अर्थ एटमोस्फेयर causing winds, rainfall and temperature changes. These changes drive processes like breaking rock into smaller pieces or carrying sediments away. टेक्टोनिक ग्रेडियंट. पहला एनर्जी सोर्स था सन, अब सेकंड है टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स. द मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स creates slopes like mountains and valleys. These slopes make water, wind or ice flow from higher to lower area, further shaping the land. It means there are two energy sources. First is sun, second is tectonic gradient for the exogenic processes. अब एक टर्म है denudation processes. All the exogenic geomorphic processes are covered under a general term that is called denudation. The word denude means to strip off or to uncover. It means जो भी सारी प्रोसेसेस एक्सोजेनिक के अंदर होती हैं उसको अगर हम एक पर्टिकुलर टर्म देंगे तो उसको हम बोल सकते हैं डेन्यूटेशनल प्रोसेसेस. अगर हम इसको देखें इसकी डायग्राम को, सो डेन्यूटेशनल प्रोसेसेस में क्या होता है? वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन. और उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? वेदरिंग की ड्राइविंग फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल, मोलिकुलर स्ट्रेस एंड केमिकल रिएक्शंस. मास मूवमेंट की क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की क्या है? काइनेटिक एनर्जी.
In today's episode, we will understand this diagram. What is the meaning of this diagram? How this diagram will help us to understand the denudationnel processes. We will come to know in this episode. So, Saurav, this is a question for you. Yes, sir. What are geomorphic agents? And first of all, what is the meaning of geomorphic agent? What they are doing? So it helps in forming the Earth surface, Earth crust, geomorphic, जियोमॉर्फिक एजेंट geology. कौन कौन से होते हैं? सर मेरे हिसाब से होंगे एयर, मतलब विंड, यस. रॉक. नॉट रॉक. हम्म. विंड. हम्म. और सर विंड हो गया, तो फिर वाटर भी होगा सर. यस, गुड. यस सर. विंड, वाटर, हीट जो सन की आती है सर. नहीं, वह तो वो तो सोर्स हो गया ना. यस. सोर्स हो गई तो नहीं, इतना ही पता है सर, दो ही पता है मुझे. ओके, नो प्रॉब्लम. यस सर. फर्स्ट हो गया वाटर. सर. सेकंड विंड. थर्ड ग्लेशियर. फोर्थ ग्रेविटी. एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये कैसे काम करते हैं ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो हमने पीछे डायग्राम में देखा, हमारी जो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस है वो स्टार्ट होती है वेदरिंग से. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वेदरिंग. Weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. I repeat, weathering is defined as, note it down, weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. वेदरिंग में मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होती है एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक्स की, वेरियस एक्शंस थ्रू वेदर एंड क्लाइमेट. वो कैसे होती है? फर्स्ट है केमिकल वेदरिंग. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल वेदरिंग? एनी आइडिया? नो सर. ओके. Chemical weathering is the process. Listen carefully. It is very important. Chemical weathering is the process by which rocks and minerals on the earth's surface are broken down and change into new substances due to chemical reaction. This happens when the rock interact with water, air or other chemicals in the environment. I'll repeat. Listen carefully. Chemical weathering is the process by which rocks and minerals on the earth's surface are broken down and change into new substances due to chemical reaction. This happens when the rock interact with water, air or other chemical in the environment. सौरभ, हमने ना रॉक साइकिल पढ़ा था इन द यस प्रीवियस सर. एपिसोड. एक बार उसको समराइज करो कि प्राइमरी रॉक कौन सा है, सेकेंडरी रॉक कौन सा है, टर्शरी रॉक कौन सा है. सर प्राइमरी तो मैग्मा मैग्मा हो गया. तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा रॉक है वो? इग्नियस रॉक. यस, गुड. जब मेरा यस. मैग्मा मेंटल से बाहर आएगा तो उसको हम लावा बोलेंगे.
जब अर्थ सरफेस मैग्मा। के इंटीरियर में होगा तो उसको मैग्मा बोलेंगे, जब बाहर आ जाएगा तो उसको लावा बोलेंगे, यस सर। जब वो लावा कूल डाउन हो जाएगा तो उसको कौन से टाइप का रॉक बोलेंगे? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। ओके। यस। जब उस रॉक, इग्नियस रॉक में वेदरिंग होगी और जब यस वो सर। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे और वो कलेक्ट हो जाएंगे एक रॉक फॉर्म में, सेडिमेंट्स, जैसे जैसे सेडिमेंट्स आते रहेंगे टाइम टू टाइम, उसको कौन सा रॉक बोलेंगे? यस। सेडिमेंट्री रॉक। ओके, ये क्लियर है ना? यस तो सर। अभी हम देखना है हमें कि वो इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना। हमने उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टर्म यूज की थी ना, वेदरिंग। अब यस सर। उस वेदरिंग को हमें समझना है कि वो वेदरिंग प्रोसेस एक्चुअल में हुई कैसे थी। ठीक है सर। ओके, यस सर। टर्न ऑफ योर माइक। जो मेनली केमिकल वेदरिंग है ना, उसमें होती है ऑक्सीडेशन। कैसे? रॉक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, often turning minerals into rust. Example: a reddish color rock on rocks due to rusting. जो रेडिश कलर आता है ना कई बार रॉक्स पे, वो होता है ड्यू टू रस्टिंग। 5 टाइप की होती है मेनली वेदरिंग: ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस एंड सोल्यूशन। हम इन चीज़ों को ना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शनल जियोग्राफी नहीं है। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एज ए जनरल स्टडी ही पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि केमिकल वेदरिंग कितनी टाइप की होती है, सो यू शुड आंसर इट लाइक 5 टाइप। फर्स्ट इट ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस एंड सोल्यूशन। इन शॉर्ट, chemical weathering changes the composition of rocks, making them weaker and easier to break apart. वेदरिंग में, केमिकल वेदरिंग में अभी रॉक टूटा नहीं है। लाइक जब रॉक के बीच में एक आप हिट करोगे, मान लो किसी पर्टिकुलर रॉक को, उसमें लाइंस लाइंस आ जाती है ना, हिंदी में दरार बोलते हैं उनको, थोड़ी थोड़ी, वैसा हो जाएगा, टूटेगा नहीं रॉक अभी। तो वेदरिंग एक होगी केमिकल, दूसरी होगी फिजिकल। इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। Physical weathering is also known as mechanical weathering. It is a process by which rocks are broken into smaller pieces without changing their chemical composition. केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा था? वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रही थी, बट यहाँ पे कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे रॉक are broken into smaller pieces without changing their chemical composition. It occurs due to the physical forces like temperature changes, pressure and mechanical action. जैसे केमिकल वेदरिंग 5 टाइप की थी ना, वैसे ही जो हमारी फिजिकल वेदरिंग है ना, वो 6 टाइप की है। फर्स्ट है फ्रीज था वेदरिंग। फ्रीज था, THAW वेदरिंग, इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग, FROSTWEDGING। इसको हम ये भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ व्हेन वाटर एंटर्स क्रैक्स इन रॉक्स। जैसे मान लो एक मेरा रॉक है, उसके अंदर क्रैक्स पड़े हैं। अब जैसे वो वाटर उस क्रैक्स के अंदर जाएगा और मान लो वो वाटर फ्रीज हो गया एंड एक्सपैंड, पानी मेरा दरार के अंदर गया, फ्रीज हुआ, एक्सपैंड हुआ, देन व्हाट विल इट कॉज?
इट कॉज द रॉक टू ब्रेक अपार्ट। ये कॉमन है कोल्ड क्लाइमेट्स में। सेकंड इज, फर्स्ट है फ्रीज थॉ वेदरिंग, सेकंड है थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, रॉक्स एक्सपैंड ड्यूरिंग द डे ड्यू टू हीट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द नाइट व्हेन इट कूल्स। दिन में क्या होता है, सूर्य की गर्मी से क्या होता है, रॉक एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड का मतलब ये नहीं कि 4-5 मीटर एक्सपैंड हो गया, बहुत ही माइन्यूट सी एक्सपेंशन होती है मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। जब वो रात होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। व्हेन दिस साइकिल रिपीटेड फॉर मैनी ईयर्स, this cause the outer layer of the rocks to peel off. This will happen in deserts. First thing, freeze thaw weathering, second the thermal expansion, third है abrasion. इसमें rocks are worn down by friction and impact as they collide with other rocks carried by winds, water or ice. Fourth है pressure release, fifth है salt crystallization और sixth है biological activity. साल्ट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, salt water enter rock pores, evaporate and leave salt crystal. These सर crystal, sorry, सर सॉल्ट फ्रिक्शन से पहले क्या था? pressure release. ओके सर। इसमें क्या होता है pressure release में, when heavy rocks, overlying rocks or soil are removed, the underlying rock expand and cracks. When heavy overlying rocks or soil are removed, like through erosion, the underlying rocks expand and cracks. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्ट वाटर एंटर रॉक पोर्स, जैसे उसमें हो रहा था ना फ्रीज थॉ में, क्रैक्स के अंदर पानी जा रहा था और वो फ्रीज हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। वैसे ही सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, सॉल्ट वाटर एंटर रॉक पोर्स, इवेपोरेट एंड लीव सॉल्ट क्रिस्टल, दीज क्रिस्टल ग्रो एंड exert pressure breaking the rock apart, common in coastal. बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या होगा, प्लांट रूट ग्रो इनटू क्रैक्स इन रॉक्स एंड फोर्स देम अपार्ट। बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो यार हमारे इधर भी होती है, घरों में भी होती है, कि अगर छत पे कोई पेड़ उग जाता है, यस सर। उसके कारण क्या होती है, एक तरह की वेदरिंग हुई ना वो भी, यस सर, मेनली वो क्रैक आ जाते हैं दरवाजे पे, डोर्स पे, डोर्स के आजू बाजू में। दीवार पे भी आ जाते हैं। यस सर। सो फिजिकल वेदरिंग ब्रेक्स रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस, मेकिंग them easier to transport and further weather through chemical processes. फर्स्ट थी हमारी केमिकल, सेकंड फिजिकल, थर्ड है हमारी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल हैपन ड्यू टू थ्री टाइप्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड weathering refer to the role of living organism in breaking down rock and minerals. This process can involve both physical and chemical weathering, as living organisms exert physical pressure or produce chemicals that break rock apart. बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो वेदरिंग की होती है उसमें फिजिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों साइमल्टेनियसली होती है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म exert फिजिकल प्रेशर और प्रोड्यूस केमिकल्स that breaks rock apart. How biological activity cause weathering? The first one is physical weathering by biological activity. Like we just discussed, root wedging. Plant root grow into crack into rock, and as those root expands, they exert pressure, causing the rock to split apart. जो क्रैक्स होंगे रॉक्स में, उसके अंदर प्लांट क्या होंगे, ग्रो होंगे, जो उसकी रूट्स है वो एक्सपैंड होगी, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी और क्या करेगी, रॉक को स्प्लिट अपार्ट कर देगी, तोड़ देगी। एनिमल एक्टिविटी फिजिकल वेदरिंग में, बायोलॉजिकल एक्टिविटी,
Burrowing animals like earthworms, rodent and insect disturb the soil and rocks, loosening them and exposing them to further weathering. Okay. मेनली इतना ही याद रख लो कि केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, और इसकी क्या क्या टाइप्स है। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इनको, क्योंकि हमारा जो वेदरिंग का टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे एज ए जनरल साइज के परस्पेक्टिव से, ना कि ऑप्शनल के सब्जेक्ट से। अगर हमारा ऑप्शन होता ज्योग्राफी तो हम उस परस्पेक्टिव से इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सौरभ मुझे ये बताओ केमिकल वेदरिंग कैसे होती है? सर केमिकल वेदरिंग होती है जब रॉक्स और मिनरल्स है वो एयर या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो उनमें केमिकल है उनके साथ। वो कौन कौन से टाइप से होती है? मेनली टाइप्स कौन से केमिकल वेदरिंग के? सर 5 टाइप्स हैं, उसमें से पहला है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन हाइड्रोलिसिस एंड सोल्यूशन। एंड सॉल्यूशन। गुड। आ गया इरोजन। सर व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इरोजन? एक मिनट, सर एक मिनट। यस सर। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने वेदरिंग। इस डायग्राम में देखो, वेदरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इरोज मास मूवमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अब आ गया इरोजन। यस सर। अब क्या हुआ, जो रॉक्स थे उनको क्या किया हमने? केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग से लूज कर दिया। ओके, अब उसमें यस सर। होगी इरोजन। पर इरोजन का क्या मतलब हुआ? इरोजन का मतलब हुआ सर जो बाय विथ टाइम हाँ जो जो प्रोसेस होती है हमारी, हाँ उसकी वजह से जो रॉक की कटिंग होती है हम्म। उसको कहते हैं इरोजन सर। जो रॉक का साइज होता है वो छोटा होता जाता है लेकिन एज उसकी बढ़ती जाती है। ओके, यस सर। सो नोट इट डाउन। यस सर। Erosion is the process by which rocks, soil, and other materials are worn away from Earth's surface and transported to other location. I'll repeat. Erosion is the process by which rocks, soil, and other materials are worn away from Earth's surface and transported to the other location. It is driven by the external agent like water, wind, ice, and gravity. तो सर मेरा क्वेश्चन है सौरभ आपसे, इरोजन और वेदरिंग में क्या डिफरेंस हुआ? सर वेदरिंग में सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा था ना, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा था। इसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा ना, इसमें डिटोरेशन हो रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे सर सब्सटेंस का चेंज हो रहा है वहाँ पे वेदरिंग में, हम्म केमिकल में कहा जाए से। और हम्म। इसमें सिर्फ इरोड हो रहा है, मतलब एक तरह से इसकी जो मेन थोड़ा थोड़ा करके निकल पार्ट्स है वो निकलते जा रहे हैं, लेकिन रॉक तो वही है। पता क्या है ना सौरभ, यस सर। मेरा एक रॉक है, हम्म। अब वो अपनी 100% स्ट्रेंथ के साथ खड़ा है। ठीक है, जैसे मेरी वेदरिंग होगी ना, उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। मान लो यस सर। अपने दोनों हाथों को ना कस के पकड़ो। अब मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है जब आपने हाथ को इकट्ठा पकड़ा है। पर जैसे वेदरिंग होगी ना, तो जो वो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना आपस में, वो कम होती जाएगी। 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, मेरा वेदरिंग हो रही है।
अभी मेरा रॉक क्या हो रहा है, वेदरिंग की प्रोसेस में रॉक मेरा टूट के ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, अभी उसको उस पर्टिकुलर, अभी मेरी मुट्ठी इकट्ठी है ना, अभी खुली नहीं है पूरी, ये खुलेगी इरोजन से। जैसे हमारे दीवारें देखी है तूने, दीवारें, दीवारों में क्या यस। होती है, सीलन आ जाती है। हम्म। तो जब वो सीलन आती है वो आती है वेदरिंग से। अब पपड़ी जम जाती है दीवारों पे, जब यस वो सर। पपड़ी उखड़ के नीचे गिर जाएगी ना, वो गिरी नीचे इरोजन के कारण, वो पपड़ी बनी वेदरिंग के कारण, पर नीचे गिरी उस दीवार से उखड़ी वो हुई इरोजन के कारण। लाइक डिफरेंस इन बिटवीन seismic wave of seismic wave and earthquake. Earthquake is an event due to the release of energy, and that energy when travel it converted into waves. सेम जो लॉजिक है इधर लगाओ। मेरे इन्वायरमेंट और वेदर ने क्या किया, वेदरिंग की, वेदरिंग के कारण ये क्या हुआ, मेरा लूज हो गया यस। रोक, पर वो उसमें से अभी पार्टिकल रिमूव नहीं हुए, वो रिमूव की किसने किए, इरोजन ने। मुझे नहीं। ठीक है, तो इरोजन कितनी टाइप की होगी, मेरी वाटर इरोजन होगा, विंड इरोजन, ग्लेशियल इरोजन, कोस्टल इरोजन, ह्यूमन इरोजन। वाटर इरोजन में क्या होगा, rivers and stream carry away soil and rocks from higher to lower areas. Ocean waves can erode coastline. Rainfall can wash away surface material. Wind erosion में क्या होगा, wind erosion picks up loose particle from dry, bare soil or desert area and transport them elsewhere. Glacial erosion में क्या होगा, glacier moves slowly across the land, scraping and grinding the surface. This leads to the formation of U-shaped valleys, fjords and moraines. यार आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं थोड़ा ना तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, मैं तेज तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ना दोबारा से रिपीट होंगे, तो मैं चाहता हूँ अभी आपको जस्ट एक आइडिया हो जाए इन चीज़ों का, यस। आपके दिमाग में रहे। जब हम इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस सर। ओके, यस सर। और इरोजन इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, नो वरीज। पर जो वेदरिंग है ना, इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आए अभी तक, ओके सर। तो मैं जस्ट एक समझ। आपको आइडिया हो जाए, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब इसको रिवाइज करोगे, तो एक बार यस। एनसीईआरटी में से ना नज़र मार लेना एक बार। ओके सर। पर आपको पता होना चाहिए कि वेदरिंग होती क्या है। ओके ओके, सर। यस। यस सर। वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, कोस्टल इरोजन एंड ह्यूमन इरोजन। ह्यूमन इरोजन कैसे होगा सौरभ, सर ह्यूमन इरोजन ऐसे तो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से तो नहीं आएगा जब हम करते हैं। एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, हम्म। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, एक टाइम पे वो फॉरेस्ट लैंड थी, यस सर। मैंने पेड़ उखाड़े, डिफोरेस्ट किया उसको, अब वहाँ की यस। जो मिट्टी है वो इरोड हो रही है। हाँ। अगर वहाँ पे पेड़ होते तो वो इरोड होती, होती पर उस नहीं। अमाउंट में नहीं होती जिस अमाउंट में अभी हो रही है। हाँ इतनी नहीं होती। These are the agents for erosion: running water, wind, glacier, gravity. Okay. यस सर। फर्स्ट क्या था हमारा सौरभ, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, सर वेदरिंग। सेकंड, इरोजन। और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। टर्न ऑफ योर माइक। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा,
द मूवमेंट ऑफ इरोडेड मटेरियल टू न्यू लोकेशन. मान लो जो मेरा माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो मेरा रॉक है ना, वहाँ पे वेदरिंग हुई और इरोजन हुआ, और वहाँ पे एक रिवर है. अब वो रिवर क्या करेगी, वहाँ पे रेन हुई, रेन के कारण क्या हुआ, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल स्मॉल पीसीज है, वो पीसीज रेन वाटर के साथ सबमर्ज हो गए रिवर्स में. द मूवमेंट ऑफ इरोडेड मटेरियल टू न्यू लोकेशन carried by rivers, wind, glacier, and oceanic current. We will discuss in detail in the oceanography about the oceanic current. As of now, you just write it down this fact as oceanic current. ट्रांसपोर्टेशन में मेरा एक मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया एक करंट लोकेशन से नेक्स्ट लोकेशन में, उसके बाद हो गया डेपोजिशन. द accumulation of transported material when the eroding agent loses its energy. For instance, rivers deposit sediments to form delta, and wind deposits sand to create dunes. No worries, we will discuss in detail about deltas when we will discuss about the drainage system of India. Then we will discuss how sediments form deltas, like delta formed by Ganga river. So, Saurabh, tell me, stages of denudational processes. Yes, sir. What are the stages of denudational processes? Sir, here are you are in this I can see initial stage. It starts Hello. with weathering breakdowns, surface rock, Yes, weathering breakdown, then erosional stage, then then erosion, transportation. Then and then deposition. transportation में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट होगी सर, कैसे फ्रॉम होगी, वन वन लोकेशन टू अदर. उसके एजेंट्स कौन कौन से होंगे, सर वाटर हो सकता है. वाटर किस फॉर्म सर में, वाटर हो सकता नहीं है. रिवर, रेन वाटर, रेन वाटर, रिवर, रिवर, और और विंड. विंड. यस सर. जो हमने स्टार्टिंग में ना एक डायग्राम देखी थी ना डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस की, उसमें एक टर्म थी मास मूवमेंट. इसका क्या मतलब हुआ सौरभ, मास मूवमेंट? सर पूरे पूरा जो भी एक सब्सटेंस होगा या फिर कोई भी रॉक होगा उसकी एक साथ मूवमेंट होगी मेरे हिसाब से. मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो से बताना मुझे, आइडिया डिफाइन करने की कोशिश करना उस वीडियो से कि मास मूवमेंट क्या होती है. ओके. Our image of the day comes from Himachal Pradesh, a state which has had a very troubled week with landslides and cloudbursts. Simor now, when an entire section of the road has caved in. What can one say? Nature's fury, from floods in Maharashtra, Goa, Karnataka to landslides and cloudbursts in Kashmir and Himachal. Our thoughts always with the people who are suffering. All I can say is stay well, stay safe. Good night, namaskar, शुभरात्रि, जय हिंद. सौरभ, क्या हुआ इसमें, इस वीडियो में क्या ऑब्जर्व किया आपने? सर ड्यू टू लैक ऑफ बेस, द सर सपोर्ट ना होने के कारण वो लैंडस्लाइड हो रही थी नीचे से. जो हमने अभी डेन्यूडेशनल प्रोसेस जस्ट अंडरस्टैंड की, यस सर. तो उसका रेफरेंस लेके इस मास मूवमेंट को समझाओ. ओके सर. जैसे पहले तो वेदरिंग हुई. ओके. वेदरिंग कैसे हुई? वेदरिंग ऐसे हुई सर, जो रॉक्स होंगे हाँ हाँ. उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया होगा. ओके.
यस सर, तो फिर वो मॉइस्ट हो गया एक तरह से अंदर के सॉइल एंड ऑल। ओके। फिर उसके लिए नेक्स्ट था कि जो सॉइल और सॉइल बन गया था हैं। वो एक तरह से वॉश्ड अवे हो रहा था ओके। विंड के कारण या फिर ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण कैसे? हम्म, सर ग्रेविटी के कारण फोर्स, जो फोर्स लगती है उसके कारण हो सकता है। कैसे? सर वो इमेजिन कर पा रहे समझ, हो? इमेजिन तो कर पा रहा हूँ सर, लेकिन वो बात कहनी है। अब मुझे एक बात बताओ, यस सर। एक पहाड़ है, हम्म। अगर वेदरिंग के कारण उसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी तो ऊपर को गिरेगा या नीचे को जाएगा? नीचे को। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी। ग्रेविटी है सर, बट वो डेंसिटी पर भी हो सकता है सर। डेंसिटी चाहे जितनी मर्जी कम हो यार, ऊपर को थोड़ी ना जाएगा पहाड़, तो पहाड़ तो नीचे को जाएगा ना। हाँ, पार्ट तो नीचे ही जाएगा सर। ग्रेविटी के कारण। यस सर। सो मास मूवमेंट, also known as mass wasting, refers to the downslope movement of soil, rock, and other surface materials under the influence of gravity. Like erosion, mass movement does not require a transporting agent like water, wind, or ice. It plays a crucial role in shaping landscapes, especially in hilly and mountainous regions. अभी हमने जो एक वीडियो देखी उसमें हमने देखा लैंडस्लाइड। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मास मूवमेंट। लैंडस्लाइड में क्या होता है? सडन एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लार्ज मासेस ऑफ द अर्थ, रॉक और डेब्रिस कैन occur ड्यू टू हैवी रेनफॉल, earthquake, volcanic activity और ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है सर? नेचुरल एक्टिविटी तो हम समझ गए, नेचुरल फिनोमेना लाइक रेनफॉल, अर्थक्वेक, यस। वोल्केनिक। पर ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी होगी? बॉम्बिंग। गुड। और ड्रिलिंग। इट कैन बी। और सबसे मेजर, डिगिंग। सबसे मेजर क्या करते हैं ह्यूमंस? सर डिगिंग करते हैं ज़्यादा। माउंटेन्स में कौन डिगिंग करता है? सर माउंटेन्स को तोड़ा तो जाता है डेवलपमेंट के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। अब मुझे ये बात बताओ, जब मेरे माउंटेन्स पे इतने टाइम से यस सर। एक पर्टिकुलर माउंटेन है, उसकी एक अपनी स्ट्रक्चर होगी। अब उस यस माउंटेन सर। को ऊपर से जो पेड़ है हम उस पेड़ों को काटेंगे, उसके ऊपर हाँ। कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। यस। क्या वो माउंटेन अब स्टेबल होंगे? नहीं। जो हिमाचल में एक न्यूज़ है, पिछले 10 से 15 साल में जो लैंडस्लाइड हुई है, मोस्टली वो लैंडस्लाइड हुई है ड्यू टू ह्यूमन रीजंस। यस सर। हम कंस्ट्रक्शन वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे, अनप्लान कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? सर। पर मुझे एक बात बताओ, यस। हम इनको रोक कैसे सकते हैं? सर रेस्ट्रिक्शन ला सकते हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क पे। यार अब चाइना हमारे बॉर्डर पे आ गया है। हम्म। अब वहां तक तो मुझे सड़क बनानी है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है। यस। अब वो तो मैं रोक नहीं सकता। हम्म। फिर तो ऐसा होगा कि लैंडस्लाइड रोकने के लिए मैंने अपना देश ही खो दिया। वो तो हम देशी कर खो नहीं दिए। सकते। हम्म। तो रोड तो बनाने पड़ेंगे। यस। तो फिर और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? सर अगर समझिए डी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम गलती से भी, हम्म। तो हम प्ला, प्लांटेशन की कोई मूवमेंट चला सकते हैं, जिससे प्लांटेशन हम करें दूसरी जगह। हम्म। पर दूसरी जगह प्लांटेशन करके तो लैंडस्लाइड तो दूसरी तरफ तो होगी ना। यस सर, दूसरी जगह मतलब
मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा सर वो। मुझे एक बताओ, लैंडस्लाइड का मतलब क्या होगा? लैंडस्लाइड का मतलब है सर, पहाड़ होता, समझिए छोटा पहाड़ है, हाँ। वो गिर रहा है किसी वजह से, कि उसको एक तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा, या तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं सर, हाँ। वो भी एक तरह से मेन रीजन होते हैं, मतलब जकड़ के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए सॉइल को। यस, मतलब कि इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। हाँ। अब तुझे प्रॉब्लम पता लग गई। यस सर। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मुझे सॉइल को रोक के रखना है। हम्म। तो कैसे रोक सकता हूँ मैं? रिफॉरेस्टेशन से। उसी जगह जैसे पे मान लो कि रिफॉरेस्ट। मुझे सड़क बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ काट दिए मैंने, हाँ। क्योंकि वो मुझे वहाँ पे सड़क बनानी थी, रोड बनाना था, कंस्ट्रक्शन करनी थी। पर यस। कुछ पेड़ मेरे ऐसे भी होते हैं ना, जो साइज में छोटे होते हैं पर उनकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। हाँ, स्ट्रांग जैसे होते हैं। बैम्बू। हम्म। वो अब देखना, हिमाचल में जाओगे ना ऊपर, तो आपको बैम्बू हम्म। ट्रीज बहुत मिलेंगे। वो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए लगाए गए हैं। ओके। और क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन मेजर्स में लैंडस्लाइड रोकने के लिए? एक तो होगी रिफॉरेस्टेशन। हम्म। देन कैन वी से। सर। यस। ओके ओके, बोलो बोलो, और क्या कर सकते हैं? सर, मेरे ख्याल से वही हो सकता है कि हाँ, कंस्ट्रक्शन की हम प्लानिंग इस तरह से करें कि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करने की ये ना आए, अब मैं ना क्योंकि आपको हम। ना एक वीडियो दिखाऊंगा यस सर। कि चाइना कैसे लैंडस्लाइड को ओवरकम कर रहा है माउंटेन ओके रीजन सर। में। इसको ध्यान से देखना। The road is 240 kilometers long, 149 miles. Is officially named Yazi and cost more than $4 billion. Now, the construction lasted 5 years, and a fairly significant portion of the time was spent just on the planning stage, because they needed to calculate the road load going through active earthquake zones. It also became a tourist attraction because ये देखो, उन्होंने क्या किया, पूरा रोड्स ना हिली एरिया में पिलर्स के ऊपर ही उठा दिया। सौरभ, अगर हम यस सर। इस टाइप से रोड बनाएंगे और पहाड़ों के ऊपर रोड बनाएंगे, ज़्यादा खतरा किससे होगा लैंडस्लाइड का? इस तरह डिज़ाइन से या फिर हिली एरिया के सरफेस के ऊपर से? सर, हिली एरिया के ऊपर होगा ना। जैसे इससे क्या होगा, लैंडस्लाइड के चांसेस नियर अबाउट कम होंगे सारे, यस सर, कम हो गए, स्लाइटली हो जाएंगे। और हमें डिफोरेस्टेशन भी कम करनी नहीं पड़ी। यस। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ के एनिमल्स होंगे ना, इकोसिस्टम होगा, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। मेरा क्वेश्चन है, यस सर। हाउ हनीबीज कैन प्रिवेंट लैंडस्लाइड? हनीबीज पता क्या होते हैं? मधुमक्खियाँ। यस सर। वो लैंडस्लाइड को कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं? एनी आइडिया? हनी बीज। यस। नो आइडिया सर। हमें ना इस तरह से सोचना है सौरभ, थोड़ा यस सर। क्रिएटिव सोचना है। ओके, अब ये यस वीडियो सर। देखना, और इस वीडियो के बाद मुझे बताना कि आपने इस वीडियो में क्या ऑब्जर्व किया। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये कंसेप्ट। यस सर। ये भूस्खलन हाल ही में हुआ है और इसका डर अब भी परिवार के दिमाग में है। ये पूरा ढलान बीते 2 हफ्तों में धंस गया। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। और यहाँ युगांडा के माउंट एल्गोन पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण को तुरंत बचाना है और बेकार हुई जमीन को ठीक करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये किसानों को सशक्त बनाने की याद दिलाता है, ताकि वो इस तरह की खेती करें जो पर्यावरण से जुड़ी त्रासदियों को घटाने के मामले में टिकाऊ हो सके और लोगों की जीविका में भी योगदान दें।
स्थानीय किसानों ने खेत बनाने के लिए माउंट एल्गोन के ऊपर उगे पेड़ों को काट डाला। शांत ज्वालामुखी के ढलान पर उगे जंगलों का 1/4 हिस्सा पिछले वर्षों में खत्म हो चुका है, जबकि इस इलाके का बड़ा हिस्सा असल में एक प्राकृतिक रिजर्व है। बीज एंड ट्रीज नाम का एनजीओ इस चक्र को उलटना चाहता है। इसके संस्थापक स्टीवन ब्राइट साकवा स्थानीय पेड़ों के पौधे लाए हैं। मुख्यतः दान से चलने वाला ये एनजीओ किसानों को मुफ्त में पौधे देता है। मधुमक्खी के छत्ते भी दिए जाते हैं। सब खुश हैं क्योंकि इससे सभी को फायदा होगा। हम किसानों को अपने खेतों में पेड़ों को फिर से शामिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा कैसे कर रहे हैं? हम चंदा इकट्ठा करते हैं, उन्हें आधुनिक छत्ते देते हैं और साथ ही पौधे भी, जो मधुमक्खियों के लिए खाने का इंतजाम कर सकें। अब मधुमक्खियां किसानों के लिए पेड़ लगाने का एक प्रोत्साहन बन चुकी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मधुमक्खियों के शहद बनाने के लिए उन्हें मकरंद और साथ ही साथ पेड़ों पर फूलों के पराग भी चाहिए होते हैं। ये शायद सबसे सस्ता काम है। आप इसे कर सकते हैं, भले ही आपके पास बहुत थोड़ी पूंजी हो। नए पेड़ अतिरिक्त कमाई करने में मदद करेंगे। साकवा ये बात ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो मानसिकता हमें पर्यावरणीय संकट की ओर ले गई, ये उसमें एक बदलाव है। भूस्खलन के परिणाम हर जगह देखे जा सकते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में नए पेड़ धरती को बांधे रखने में मदद करेंगे। हम जो पेड़ लगाते हैं वो मिट्टी को बांधे रखने में भूमिका निभाते हैं। हम सिर्फ पेड़ नहीं लगाते, हम उन्हें उगाते हैं, देखरेख करते हैं, निगरानी करते हैं और जितने भी पेड़ लगाते हैं उन्हें मापते हैं। अक्सर भूस्खलन भारी बारिश के दौरान होता है। सबसे खतरनाक घटना 2010 में हुई थी। नामेत्सी भूस्खलन में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसमें कई लोगों के घर और खेत भी चले गए और इसका शिकार हुए कई लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग जो यहाँ नीचे रह रहे हैं अपनी जमीन खो चुके हैं, तो उन्हें मदद के तौर पर जमीन या घर दिया जा सकता है। मैं बड़ा आभारी रहूंगा अगर वो हमें रहने के लिए दूसरी जगह दे दें। माउंट एल्गोन की मिट्टी ऐसी है जो बहुत पानी सोखती है। ऊपर से जंगलों की कटाई के चलते स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। दो चीजों का अहम रोल होता है, प्राकृतिक पैमाने और ढलान कैसी है, लेकिन समुदायों की तरफ से पड़ने वाला दबाव भी मायने रखता है। अब मधुमक्खियों की मदद से हर चीज बेहतर होने की उम्मीद है। वोकुकिरी गांव के करीब 60 घर और इसके आसपास के इलाके मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर चुके हैं। बीज एंड ट्रीज उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और उपकरण भी मुहैया करा रहा है, वो भी मुफ्त में। जंगल के बीच वो मधुमक्खी पालन की अलग अलग तकनीकें सीख रहे हैं। मधुमक्खियाँ आती हैं और मकरंद चूसती हैं। इसे ले जाकर वो शहद बनाना शुरू कर देती हैं। पेड़ और मधुमक्खियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिना पेड़ मधुमक्खियाँ नहीं रह सकती। जंगलों की रक्षा करने की इच्छा बढ़ रही है और मधुमक्खी पालन से परिवारों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। साकवा का एनजीओ मार्केटिंग में भी मदद करता है। हम उनसे शहद खरीदते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और अंततः ग्राहकों को बेचते हैं। सीधे फार्म से आने वाले शहद की मार्केट कीमत 18,000 युगांडा शिलिंग होती है, लेकिन हम इसे किसानों से 25,000 में खरीदते हैं। तो इससे उन्हें अतिरिक्त मदद और प्रेरणा मिलती है। हमें मानसिकता बदलने की जरूरत थी। हमें पहले इन स्थानीय समुदायों को मदद देने की जरूरत थी ताकि वो अपने परिवेश की अहमियत समझें और फिर इस तरह की पहल शुरू करें और वो इसे सराहें, आगे बढ़ाएं। वो भविष्य में भी इन्हें बनाए रख सकें। पिछले 2 वर्षों में माउंट एल्गोन इलाके में 5,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। जो नुकसान हुआ है उसके मुकाबले ये बहुत कम है, लेकिन कम से कम एक शुरुआत हो चुकी है। So Saurav, what is your observation? यस सर, उन्होंने सर इन्होंने दिखाया है कि इंटरडिपेंडेंस वर्किंग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया?
जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है ना उसमें, वो कौन सा है? यस कौन है? पब्लिक, यस सर, नहीं सर। कम्युनिटी, हाँ, कम्युनिटी। पब्लिक कम्युनिटी, यस सर। उसको इन्वॉल्व कर लिया। कल को जब आप एज ए आईएएस ऑफिसर काम करोगे ना, आप किसके लिए काम कर रहे हो? कम्युनिटी के लिए। यस सर। अगर आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लेके आ जाओगे ना, तो चेंज काफ़ी बड़ी मात्रा में और काफ़ी आसानी से हो जाएगा। यस सर, समझ रहा हूँ। इसको बोलते हैं कम्युनिटी सेंटर अप्रोच। और कम्युनिटी सेंटर अप्रोच हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के गोल को कंप्लीट करती है। क्योंकि अब खुद देखो ना, अगर किसी कम्युनिटी को एक बार सफाई करने की आदत बढ़ गई, तो आपको हम्म। लगता है कि उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि सफाई करो सफाई करो? नहीं सर। वो सफाई रखेंगे। यस सर। जो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है ना, वो होता है बिहेवियर को चेंज करना। अगर आपने एक बार कम्युनिटी का बिहेवियर चेंज कर दिया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। टर्न ऑफ योर माइक। अगर नोट इट डाउन, मैंने 2024 से लेके मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चंस देखे मैंने मेंस के 13 तक, नियर अबाउट 11 ईयर। तो टोटल 90 क्वेश्चन थे जियोग्राफी में, उसमें से 3 क्वेश्चन लैंडस्लाइड के ऊपर आए हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? 3 क्वेश्चन, मतलब 3 बार लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। सो नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में आया था, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, differentiate the causes of landslides in the Himalayan region and the Western Ghat। हिमालयन वेस्टर्न घाट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, बट हमने हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ा है। डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन वो भी थोड़ा सिमिलर ही है। द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड। द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। डिस्कस द causes and suggest suitable measure for mitigation। Discuss the causes and suggest suitable measures of mitigation। I repeat whole question. The Himalayas are highly prone to landslides. Discuss the causes and suggest suitable measure of mitigation। ये 2016 में आया था। अब एक क्वेश्चन है 2013 में आया था, वो भी सेम है 2021 की तरह। Bring out the causes for more frequent occurrence of landslides in the Himalayas and in the Western Ghats। There is no formation of delta by rivers of the Western Ghat। Why? नहीं, यहाँ तक ही है। Bring out the causes for more frequent occurrence of landslides in the Himalayas and the Western Ghat। तो सौरभ, what are the reason यस सर। of landslide in the Himalayan region? पहले तो वेदरिंग ही हो गई सर। क्या हो गया? वेदरिंग। यस, वेदरिंग। वेदरिंग के बाद ये इरोजन भी। सौरभ, वेदरिंग इरोजन तो लैंडस्लाइड का कारण डायरेक्टली नहीं है। ओके, डायरेक्टली तो फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया सर। यस, डिफॉरेस्टेशन। यस सर। क्योंकि लैंड वेदरिंग और मास
इरोजन तो होगा ही होगा, पर लैंडस्लाइड थोड़ी ना होता अगर वेदर और इरोजन हो रहा हो। वेदरिंग लैंडस्लाइड तो तब होगा ना जब मास मूवमेंट होगी। डायरेक्टली यस और सर। इनडायरेक्टली कोज वेदरिंग और इरोजन ही होगा, पर मास मूवमेंट कैसे होगी? डिफोरेस्टेशन से होगी, कंस्ट्रक्शन से होगी, आपने जैसे बताया था बॉम्बिंग, ड्रिलिंग टनल बनाने के लिए, और अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्टिविटी। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल? सो टेल मी सौरभ, व्हाट इज सॉइल? Soil is a type of mud which contains various nutrients in itself. Okay, Yes sir. turn off your mic. Yes, soil को ना हम अक्सर इग्नोर करते हैं। वो दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। एज वी अवेयर अबाउट द फैक्ट देयर इज नो लाइफ विदाउट सॉइल। ये वो फाउंडेशन है जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है, इकोसिस्टम को सस्टेन करती है, और फूड प्रोडक्शन, वाटर रेगुलेशन और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पैरों के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स, एयर और वाटर का मिक्सचर है, और यहाँ लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और बोन्स की लाइफ होती है। जैसे कि इंडिया में इंडो गंगा प्लेन की फर्टाइल सॉइल्स और राजस्थान की ड्राई सैंडी सॉइल, हर जगह सॉइल का अपना यूनिक रोल है जो नेचर ने टाइम के साथ शेप किया है। लेकिन सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन आज सॉइल्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लाइक इरोजन, पोल्यूशन और ओवरयूज। इसलिए सॉइल्स की फॉर्मेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और जो रिस्क वो फेस कर रही है ना, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट कर सकें। So what is soil? Soil is the top layer of the earth's surface, composed of a mixture of minerals, organic matter, air and water. It forms over the time through the weathering of rocks and the decomposition of organic material. Soil is essential for plant growth, providing nutrients, water and support. It also plays a critical role in the ecosystem functioning, water filtration and carbon storage. We will understand the concept of soil through this video. We get flowers, fruits and vegetables from farms. But from where do plants get nutrients to produce food? From where do plants get water to survive? Well, plants obtain water and nutrients from soil. Now, what exactly is soil?
Is it just the grainy substance covering the surface of Earth? Well, yes and no. If we take a closer look at the grainy substance that covers the Earth's surface, we find that it is made up of minerals. इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो ताकि आपको एक आइडिया रहे कि सॉइल कैसी है. First, it contains minerals, organic materials, and rock particles. And not just that, there are multiple layers containing different materials. The topmost layer of soil is called the topsoil. Now, this is where we plant seeds for plants to grow. Plants get minerals and organic matter or humus required for their growth from this layer. Below the topsoil is the subsoil. This part of the soil is a mixture of sand, silt, and clay. Now, this layer is rich in minerals. Only the roots of large plants can reach the subsoil. Now, moving further down, we can see that the third layer consists of weathered rock material. This layer is devoid of any organic matter. And finally, we have the parent rock. जो टॉप सॉइल है ना, इसके ऊपर एक और लेयर होती है, वो होती है ऑर्गेनिक लेयर. ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल. Why we say parent material? Because that is a weathered rock material. From where it comes from? It comes from parent rock. उसके नीचे होता है bedrock. This is also called bedrock, which is the parent rock from which soil is formed. So soil consists of minerals, water, humus, and rock particles. But how did such diverse components come together to form soil? Soil formation starts with the weathering of rocks. Rocks exposed to temperature changes undergo expansion and contraction and start cracking over time. Rainwater enters these cracks and becomes ice when the temperature drops. The ice widens the cracks further. Sometimes the roots of plants also cause cracks in the rocks. Slowly, over a period of time, the rocks break and disintegrate into many pieces. This process, called weathering, is the first step in soil formation. And weathering is of 3 types, as we just discussed in few time ago: chemical, physical, and biological. This is the first step in the formation of soil. The rate of weathering is determined by climatic conditions of a given place. The weathered particles either remain there or are transported along slopes. Depending upon the relief or slope, the amount of weathered particles deposited changes. The slopes along a mountain will have thinner deposits as erosion is more on slopes, while foothills or plains will have thicker deposits. Over time, more and more weathered particles accumulate, leading to an increase in the thickness of the soil that is formed. Plants and small organisms grow, mature, die, and become part of this soil, adding to the humus content of the soil. Thus, the decay of these plants are the reason which cause the humus in the soil. Organic content.
parent rocks. Climate, relief or altitude or slope, flora and fauna, and time are major factors in soil formation. So Saurav, what are the factors that Yes, sir. influencing the soil formation? Sir, weathering. Hello. Weathering, okay. Yes, sir. वेदरिंग और नहीं, वेदरिंग तो एक प्रोसेस है, जैसे सॉइल फॉर्म हो रही है, उस प्रोसेस को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? सर एंड में हमने उसने लिखा ना, पेरेंट रॉक्स, ओके, क्लाइमेट, गुड, रिलीफ, गुड, फ्लोरा एंड फौना एंड टाइम. वेरी गुड. टाइम कैसे करेगा? सर समझिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वो अगर वो वहाँ टूटता जा रहा है तो उसकी लेयर सॉइल की उतनी ज़्यादा डीप होती रहेगी. यस सर. ठीक है. डीप मतलब सर वो कम होती जाएगी ना, नीचे नीचे डसती जाएगी ना. नहीं नहीं, पहले मान लो मेरे 2 सेंटीमीटर थिक थी, उसके बाद यस 3 सर. सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, हम्म. मतलब ज़्यादा थिक होती रहेगी वो टाइम के साथ साथ सॉइल की लेयर. ओके सर. और प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या थी? सर पहले तो पेरेंट नीचे एकदम नीचे से पेरेंट रॉक होगा. नहीं नहीं, वो तो लेयर्स होगी ना, लेयर्स नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ मतलब स्टार्ट कैसे हुआ सॉइल बनना? सर जब ब्रेकडाउन हुआ होने लगा रॉक्स का तब वेदरिंग हुआ. से, वेदरिंग, हाँ वेदरिंग से. फिर इरोजन, यस सर. फिर ट्रांसपोर्टेशन, एंड डिस्पोजिशन. उसमें क्या हुआ, सेटल डाउन हो गया मेरे. यस सर. उसके बाद क्या हुआ, उसमें थोड़े बहुत लाइकन्स पैदा हुए, वो बाद में मर गए और वो उसी के अंदर चले गए. उसने क्या किया, उसको ऑर्गेनिक कंटेंट दिया उस पर्टिकुलर. सर जैसे ये है ये जो प्लांट्स है हाँ हाँ वो तो न्यूट्रिएंट्स के साथ उगते हैं ना, हाँ हाँ. तो फिर ये पहले पहले कैसे ये हुआ होगा. तो तुझे क्या लगता है कि जो मेरा इग्नियस रॉक है, यस सर. उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है? ये उसमें तो होंगे ना, वो तो लावा से निकला है ना सर. मेंटल में मेरे काफ़ी सारे एलिमेंट है. यस सर, एलिमेंट्स है. अब वो एलिमेंट बाहर आए, इग्नियस रॉक बनाया, इग्नियस रॉक वेदर हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल में हुआ. अब वो छोटे छोटे यस. पार्टिकल हैं, वो अकेले रॉक नहीं ना, साथ में वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी. यस सर. डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना रॉक्स. ऐसे तो है नहीं कि एक जगह सिर्फ इग्नियस रॉक होगा, एक जगह सेडिमेंट्री रॉक होगा, एक जगह मेटाफोरिक रॉक ही होगा. काफ़ी सारा कॉम्बिनेशन होगा. यस सर. जब कोई भी रॉक है ना, सॉइल की फॉर्मेशन पता कैसे होती है? अब मेरा इग्नियस रॉक आ गया ना, इग्नियस रॉक के ऊपर वेदरिंग हुई, उसने क्या किया, जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना वो एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो गए. तो सबसे पहले वहाँ पे प्लांट नहीं आएंगे, पेड़ नहीं उग जाएंगे, वहाँ पे आएंगे लाइकन्स, LICHENS. ये एक तरह की ना फंगस होती है. ओके. वो लाइकन्स क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रो करेंगे और डिग्रेड हो जाएंगे. फिर दोबारा से ऊपर से वेदरिंग होके पार्टिकल आएंगे, वो उसके ऊपर आ जाएंगे, लेयर बनाते रहेंगे, लाइकन्स लेयर, लाइकन्स लेयर. वो क्या करेगा, जो लाइकन्स जो डिग्रेड हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंटेंट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर. अब मान लो जो मेरा ऑर्गेनिक कंटेंट है ना किसी सॉइल में,
वो सोइल की आत्मा है। आपने वो देखे ना डेजर्ट, वहां पे भी मिनरल है, वहां पे भी वाटर है, एयर है, वहां पे क्या है? वहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है, तो उसको हम सोइल नहीं बोलते, सैंड को हम सोइल नहीं बोलते। क्योंकि सोइल्स बनने की जो फॉर्मेशन है वो 5-10 साल में नहीं लगती, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सोइल बनने के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स। सौरभ अंडरस्टैंड? यस सर, जो मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उसे ही हम सॉइल बोलेंगे। यस, ह्यूमस भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, ह्यूमस। यार जब हमने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया सॉइल को, तो हमने देखा कि इसके साथ ना काफ़ी सारे कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। वो कंसर्न्स कौन से हैं हम देखते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ये न्यूज़ है 33% ऑफ इंडिया सॉइल डिग्रेडेड। Why? Because of bad agriculture practices, harmful fertilizer subsidies, lack of adequate push from center and state towards natural and organic farming, besides climate change, are creating a monster that could threaten India food security and environmental sustainability. हम इस लाइन को ना डायरेक्ट पेपर में लिख सकते हैं। इसमें और क्या है? According to recent estimates, nearly 150 to 120 million hectare, roughly 33% of total geographical area, are affected by soil degradation, including water erosion, wind erosion, salinity, and vegetation loss. The growing issue was discussed in detail by all stakeholders at the Climate Week organized by New Delhi Center of Science for Environment. अब एक और हम न्यूज़ देखेंगे। UNESCO raises global alarm on the rapid degradation of soil. UNESCO is warning that 90% of the planet land surface could be degraded by 2050. with major risks for biodiversity and human life. At an international conference in Agadir, Morocco, that is the observation of UNESCO. ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को देखेंगे हम। डेट इज़ रिलेटेड टू द सॉइल इरोजन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन ऑन द सोसाइटी। सौरभ विजिबल है? यस सर। All over the world, farmers who have fields on hillsides have to struggle with water erosion. They cleared trees to gain space so they can plant crops and graze livestock. But with the tree roots gone, there is nothing to keep the rain from washing the topsoil away. The topsoil is the most fertile layer. This process is already far advanced on Myanmar. जो fertile layer है ना, that is topsoil. Plant can only thrive on the topsoil. Myanmar's Inla Lake. The farmers on the hillside above are losing arable land, and the lake is silting up. When the water level is low, many of the famous stilt houses can hardly be reached. And the lake dwellers are steadily losing their primary food source. The native fish can't live in the muddy waters. Several initiatives have been started on site to counter this development. One solution is to plant fast-growing trees among the crops.
Another is to build terraces and small dams to hold the soil on the First is fast growing trees. Second is terracing. hillside fields. पहली border erosion थी, अब wind erosion. Erosion can also be a problem on more or less flat ground. If the fields are wide and there are no hedges or trees, the fertile topsoil will soon be gone with the wind. Georgia, like many other Eastern Bloc countries, has to contend with the legacy of Soviet collective agriculture. Cropland stretches away to the horizon, and winds often reach speeds of up to 60 kilometers an hour. The deeper the soil is plowed, the faster the nutrients in the soil are depleted. New kinds of machines can help. They keep soil disruption to a minimum. Trees can be planted along the field's edges as windbreaks. The world Third reason is excessive farming. population is growing, and with it, the demand for food. More and more forests will be cleared for farming. This problem is especially acute in tropical latitudes. The rainforest floor is poor in nutrients, but rich in oxygen. That makes it unsuitable for industrial agriculture. Colombia has cleared thousands of square kilometers of rainforest to make way for palm oil plantations. Palm oil may be healthy and useful for refining cosmetics or making biofuels. But once the soil is depleted by the palm tree monocultures, the planters move on and clear more land. But there is another way. Ecological farmers plant many different crops in the same ground to help balance out soil use. All kinds of plants can grow in between the palm trees. Fertilizer can be made from byproducts of the plantation's own production. That eliminates the need to clear new land and helps preserve the forest and its biodiversity. Only if farmers care for the land they've got will there be a future for both man and beast. So we understand the concerns related to the soil. In one news article, we saw 33% of the Indian soils are degraded. 33%. It's a alarming event. There are many concerns related to the soil. First is soil erosion. Second is soil degradation. Third is desertification. Fourth is urbanization and construction. And fifth is climate change and its impact on soil. So Saurav, Yes, sir. what is the meaning of soil degradation? And how it is happening? सर सॉइल डिग्रेडेशन मीन जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है सर, जो हमें प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं वो कम हो रहे हैं. मतलब उसकी क्वालिटी कम हो रही है. हाँ, क्वालिटी कम हो रही है सर. Can we say that? यस सर. Decline in soil quality due to the chemical contamination, salinization और loss of nutrients. अगर हम इसको एग्जांपल दें, इंडिया में पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट suffer from salinity due to over irrigation. इसके सोल्यूशन क्या होंगे? पर हमें प्रॉब्लम तो पता लगी कि हमने ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए, उससे ज़्यादा सैलिनिटी होगी. उससे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हमारी जो क्वालिटी है सॉइल की वो डिप्लीट हो गई. उसके कारण क्या हुआ, मेरी ईल्ड कम हो गई.
उसके कारण क्या यस। हुआ, फार्मर्स ने और फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिए। हम्म। पर इसका सोल्यूशन क्या है? सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। यस, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं हम, और यस ऑर्गेनिक सर। फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, सर लाइक वेस्ट ऑफ एनिमल्स। यस, एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स एंड सर सॉइल की लेयर भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं से या नहीं? सॉइल लेयर कर सकते, इसका एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि सॉइल्स की जो टॉप लेयर है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं ये इकोनॉमिकल फिजिबल होगा। हाँ, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है ऐसा। क्योंकि अब खुद सोचो ना, अगर यस सर। हमें सिर्फ अपनी मिट्टी की क्वालिटी को ही बचाना होता तो किसान भी कर लेता। यस सर। पर किसान क्यों नहीं कर पा रहा? उसके जो रीजंस इकोनॉमी। है वो भी वैलिड है, यस सर। क्योंकि उसको ईल्ड चाहिए, और स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग में ईल्ड नहीं होती। यस सर। अब जो रिच फार्मर्स है, दे कैन transition from chemical farming to organic farming because they have the money. But what about the poor farmers, those who are dependent upon the agriculture for their livelihood? So we can use organic farming, we can यस also सर। use precision agriculture. Precision agriculture means use of GPS technology to apply water and fertilizer efficiently. अभी क्या इरिगेशन। अभी क्या कर रहे हैं हम, जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो कैसे करते हैं? हम डायरेक्ट उसको पानी में मिक्स कर देते हैं, या फिर यस। डायरेक्टली उसको स्प्रेड कर देते हैं फॉर्म में। पर हम प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरे फर्टिलाइज़र की अमाउंट कम होगा, प्रॉपर पेनिट्रेशन होगी फर्टिलाइज़र की मेरे फार्म प्रोडक्ट पे, उससे सैलिनिटी भी कम होगी। और था डेजर्टिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ डेजर्टिफिकेशन? बंजर जमीन सर, एक तरह से बनाना हो जाएगी। वो कैसे हो रही है? सर केमिकल की यूज की वजह से। केमिकल की यूज से सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है। Chemical can be cause desertification, but not directly. It can be a reason. But in the desertification, arid region losing soil fertility due to overgrazing, deforestation, or climate change. ओवरग्रेजिंग मींस सर? Overgrazing means, मान लो जो आपके वाइल्ड एनिमल है या आपके पालतू जानवर है, वो जंगलों में जा रहे हैं और ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब घास खा रहे हैं। समझ गया, समझ गया। समझ गए ना ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ? यस सर। Urbanization and construction, we are we are cutting the trees of forest which erode the topsoil. यस सर। In India, Bengaluru faces severe flooding due to the encroachment on natural water bodies. मतलब अर्बनाइजेशन उन्होंने और सौरभ, अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन के क्या सोल्यूशन हो सकता है? अर्बनाइजेशन और क्योंकि हम, कंस्ट्रक्शन का। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें कंस्ट्रक्शन रोक दे, कंस्ट्रक्शन तो करनी है। यस सर। पर ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि कंस्ट्रक्शन भी हो और मेरी सॉइल की क्वालिटी भी बरकरार रहे? सर इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन न्यू रख सकते हैं हम। ओके, और
और कंस्ट्रक्शन के प्लान्स है थोड़े और विविड बना सकते हैं कि थोड़ा जिससे कम कम डिफोरेस्टेशन करना पड़े या फिर कम काट छाट हो। एक आपको मैं वीडियो बताता हूँ कि चाइना कैसे इसके ऊपर काम कर रहा है, पर हम इसको फ्लडिंग में देखेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम फ्लडिंग में डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को। So, what are the approaches to improve the soil health? The first one is integrated soil management. In integrated soil management, we can combine traditional method with modern technology. इसका एग्जांपल है soil mapping system in Israel, which guides farmer to optimize water and nutrition use. We just discussed precision irrigation. First is integrated soil management. Second is no-till farming. No-till farming में क्या होता है? It minimizes soil disturbance to retain moisture and prevent erosion. It is mostly practiced in United States and Brazil. No-till farming में पता क्या होता है? जैसे अभी हम फार्मिंग करते हैं ना, हम फार्मिंग करते हैं टिलिंग के साथ। हम क्या करते हैं, जो मेरी मिट्टी है उसको खोदते हैं ट्रैक्टर के साथ या बैलों के साथ, करते हैं ना मिट्टी को। तो नो टिल फार्मिंग में क्या होगा, हम डायरेक्ट उसके अंदर बीज डाल देंगे, हम उसको खोदेंगे नहीं, उसको टिलिंग नहीं करेंगे उसकी ट्रैक्टर के साथ। दैट इज नो टिलिंग फार्मिंग, ताकि उसका जो मॉइस्चर है ना सॉइल का, वो सॉइल में रहे, वो इवेपोरेट ना हो जाए। बायोइंजीनियरिंग सोल्यूशन यूजिंग नेचुरल फाइबर्स और प्लांट्स फॉर स्लोप स्टेबलाइजेशन। एग्जाम्पल बैम्बू रीइंफोर्समेंट फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन साउथ एशिया। जैसे एग्जाम्पल दिए ना हमने सॉइल इरोजन में, हम बैम्बू कल्टीवेशन कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज पॉलिसी इंटरवेंशन, एनफोर्सिंग सॉइल कंजर्वेशन पॉलिसी like soil health card scheme, which provides farmer with information on soil fertility and sustainable practices. Saurabh, are you aware about soil health card scheme? नो सर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट, मान लो कि आपके पास खेत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपके सॉइल का एक हेल्थ कार्ड बनाती है। आप टाइम टू टाइम अपनी सॉइल का हेल्थ है ना चेकअप करा सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। Sir, I am aware about something like this in another way. Like? Like sir, carbon footprint. कैसे? सर जैसे कोई कंपनीज है, वो कार्बन इमिशन करती है, तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप जितना एमिशन करेंगे आपको उतना कार्बन ये भी करना है, मिटाना भी है। वो तो डेट इज रिलेटेड टू दी यार कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक माइनिंग। उसमें क्या होता है कि जितने आप कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हो ना, उतने यस आपको सर। फॉरेस्टेशन करनी है दूसरी जगह पे। यस सर। डेट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ओके। We will discuss about the problems and solution about the soil when we will discuss in Indian physiography. As of now, you just remember the things which we just discussed. जब soil, अब क्योंकि हम soil को ना डिटेल में भी पढ़ेंगे इंडियन फिजियोग्राफी में, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, ब्लैक सॉइल, रिगर्ड सॉइल, रेड सॉइल। On that time, we will discuss in detail. So, Saurabh, tell me. Yes, sir.
What is the significance and impact of exogenic processes on Indian geography, economy, polity, and society? Write it down this question. What is the significance and impact of exogenic processes on India's geography, economy, polity and society? जियोग्राफी का के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट है, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर. इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो. सर एक बार फिर से बताना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड impact of exogenic processes on India's geography, economy, polity and society. जो भी मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ देता हूँ ना क्लास में, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चंस को ध्यान से सोचो. अगर मैंने इसके अंदर डाला है ना ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, तो इसके ऊपर ना इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है, इसका एक रैशनल है. ये ऐसे ही नहीं मैंने इन चारों वर्ड्स को इसके क्वेश्चंस के अंदर डाल दिया, ताकि आप होलिस्टिकली सोचें. जो मेरी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है ना, उसका क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, इंडिया की पॉलिटी के ऊपर, इंडिया की ज्योग्राफी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर. सर सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का? सर एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से जो लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं सर. सौरभ, हेलो. जब भी ना you cannot answer the question like that. If I ask something, yes, what is the impact of exogenic processes on the society, first you have to yes, explain what is exogenic processes. okay sir. You have to build the background. When you Yes build sir. the background, then you answer it, the impact of exogenic processes on the society. Understand? You have to Yes sir. give me an answer like you will give in the interview or in the mains. So try again. Yes. As we know that exogenic processes are the processes that occurs on the surface of the earth. Good. There are two sources, sun and tectonic gradients. Okay. Yes. So the impact of these exogenic processes on our geography is that it changes the structure. Sorry, geography नहीं था. Yes sir. इसमें आप ऐड कर सकते हो. पहले ये तो आपने Yes. इसकी एक डेफिनेशन दे दी. अब उसके अंदर Yes क्या sir. होता है? उसके अंदर वेदरिंग होती है, Yes उसके sir. अंदर इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होता है. देन अब वेदरिंग कैसे इम्पैक्ट करेगी सोसाइटी को, वो बताना है आपने. कि जो मेरे Okay. एग्रीकल्चर लैंड है, Yes sir. उसकी जो सॉइल इरोजन होगी तो क्या होगा? क्वालिटी ऑफ सॉइल डिप्लीट होगी. इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे. Yes sir. लैंडस्लाइड होगा तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएगा. Yes sir. इकोनॉमिकली भी डैमेज होगा. वो इकोनॉमी में आ गया. Yes sir. अब जो पब्लिक है, लाइवलीहुड कम्युनिटी भी है, डैमेज. लाइवलीहुड डैमेज होगा. Yes sir. होगा. काफ़ी लोग डिपेंडेंट होंगे, Yes sir. उनका डैमेज होगा. तो इस तरह से सोचना है. जब भी आप जियोग्राफी का कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, उसको इकोनॉमी के साथ जोड़ दो. लाइक व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेसेस in the perspective of economy, in the perspective of polity, in the perspective of society. क्योंकि आपको इन दी एंड क्या करना है? आप यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू विल बी बिकम पब्लिक सर्वेंट. आपको पब्लिक की सेवा करनी है. तो सेवा कैसे करोगे? जब आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस पता हो, उस हिसाब से पढ़ोगे ना, तभी सेवा कर पाओगे. डेफिनेशन याद करके या उस टॉपिक के बारे में को याद करके कुछ नहीं होगा. आपको
सोल्यूशंस देने हैं। सोल्यूशन कैसे दे पाओगे जब आपको एक्चुअल में पता है कि अच्छा जब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होगी तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से, क्योंकि जब आप किसी एरिया में हो गए ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, तो अभी हम ये टॉपिक पता है क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि इस लैंडस्लाइड का रूट कॉज क्या है। क्या क्या रूट कॉज हो सकते हैं उस लैंडस्लाइड के? कंस्ट्रक्शन हो सकती है, लूटिंग हो सकती है, डिफोरेस्टेशन हो सकती है। तो आपको फिर सोल्यूशन भी वैसे ही देने हैं। आप ये नहीं बोलोगे गांव वालों को कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है इसमें, या किसी को एक्सप्लेन थोड़ी ना करोगे आप डायरेक्ट सोल्यूशन दोगे। वो सोल्यूशन कैसे आएंगे? जब आपकी कमांड होगी उन टॉपिक्स के ऊपर, उन पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर, तभी आ पाएंगे ना सोल्यूशन। सौरभ, यस सर। एक केस स्टडी है, इसका भी नोट डाउन कर लो। ए विलेज इन द हिमालयाज फुटहिल्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स which is causing loss of fertile topsoil and damaging infrastructure. Local farmers also reporting crop failure due to increased erosion, which affect soil fertility. अगर सौरभ आप उस विलेज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो आप क्या एक्शन लोगे? इसका आंसर अभी नहीं करोगे आप, इसका आंसर आप खुद ढूंढोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, और उसका लिख के मुझे सेंड करोगे। यस सर। You can also write in a comment section what is the answer of this case study. आपको सोचना है। मैंने आपको लोकेशन बता दी, हिमालयन फुटहिल्स। अब वो फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो लैंडस्लाइड्स क्यों होगी, पहले आपको ये लिखना है। पहले आपको लिखना है व्हाट इज लैंडस्लाइड्स, फिर आपको लिखना है व्हाई लैंडस्लाइड्स हैपनिंग। उसके बाद है विच इज कॉजिंग लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। You need to explain little bit about topsoil. What is topsoil? Uppermost layer of the soil, and damaging infrastructure. How they are damaging the infrastructure landslide. और अब आगे इन्होंने लिखा है local farmers also reporting crop failure due to the increased erosion. We also discussed which affects soil fertility. Yes sir. Imagine करना और आंसर राइट डाउन करना है और मुझे सेंड करना है। Yes sir. So thank you.